आप सभी का एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स से ही चैप्टर 3 से नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल। और एक्चुअली में जो ये चैप्टर 3 है ये यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट होता है इसका विद्युत धारा, सेकेंड होता है सेल और थर्ड होता है विभवमापी। तो अभी तक हम लोग विद्युत धारा जो पार्ट बनता है इसका वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले वो वीडियो देखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का नया पार्ट सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि सेल क्या होता है। तो मैंने सेल का यहाँ पे आप लोगों के सामने एक जनरल डायग्राम बना रखा है। ये किसी भी प्रकार का सेल नहीं होता है, खाली एक बनावट, एक संरचना बनाई है कि सेल की बनावट किस तरीके से होती है। तो सेल के अंदर एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड रख दिए जाते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और इनको हम प्लेटें भी बोल सकते हैं। जो प्लस होता है उसको क्या बोला जाता है, एनोड, और जो माइनस होता है उसको हम लोग यहाँ पे कैथोड बोलते हैं। और उसके अंदर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है, और इस विद्युत अपघट्य के कारण ही सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होती है। और जब रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक क्रिया के कारण यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम लोग सेल क्या होता है इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे कि सेल क्या होता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मतलब उसका परिवर्तन करती है। रासायनिक क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि खाली प्रतिरोध क्या होता है। तो जो प्रतिरोध होता है उसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं, और वो किसी चालक के लिए होता है, वो बाहरी प्रतिरोध होता है। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध बनता है ये सेल के लिए बनता है, और ये इसके अंदर बनता है। सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है वो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे हम कहेंगे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। जो बाहरी प्रतिरोध होता है जिसे हम कैपिटल R बोलते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल R होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जो बाह्य प्रतिरोध बनता है कैपिटल R, उसको भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, मतलब उसका मान भी कब परिवर्तित होता है वो हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कब परिवर्तित होता है, कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है, ये हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, यदि हम सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दें तो वहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो वहाँ पे धारा को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मार्ग तय करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा दूरी तय करेगी तो धारा का विरोध भी उस विद्युत अपघट्य के अंदर ज़्यादा होगा। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर
सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये इसके अंदर विद्युत अपघटित के अंदर कितने डूबे हुए हैं, जितने ज़्यादा ये अंदर रहेंगे उतने ज़्यादा धारा का विरोध कम होगा। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि विद्युत अपघटित के अंदर डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। मतलब प्रतिरोध कम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो प्लेटें होती है, ये इस विद्युत अपघट्य के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा इसमें डूबा हुआ आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। अगला कारक होता है तीसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। अगर विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ती है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सांद्रता से मतलब होता है वो जो विद्युत अपघट्य रखा है उसकी प्रकृति से होता है। अगर उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे धारा का विरोध ज़्यादा होगा, और अगर गाढ़ापन कम होगा इसका मतलब वहाँ पे धारा का विरोध कम होगा। तो अगर सांद्रता बढ़ती है विद्युत अपघट्य की तो उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। चौथा कारक होगा यहाँ पे ताप, कि ताप से जो है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी सेल का ताप बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका ताप बढ़ाने पर उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, और अगर सांद्रता में परिवर्तन होता है मतलब उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है विद्युत अपघट्य की, तो वहाँ पे उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी अच्छे से समझा कि सेल क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है, या उसकी सूत्र की स्थापना हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक सेल जुड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल E है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध R लगा है जिसमें धारा, इस सेल से I धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाता है, V हो जाता है। यहाँ हम लोग इस डायग्राम से इसकी थ्योरी क्या नोट करेंगे वो आप लोग देखें। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, वो आंतरिक प्रतिरोध R है, इस सेल के साथ में एक बाह्य प्रतिरोध R लगा है। जब इस बाह्य प्रतिरोध R में सेल से I धारा प्रवाहित होती है तो उस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। तो आगे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम होता है V इक्वल में RI होता है। यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो V के अपॉन में क्या आएगा, R आएगा। यहाँ इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी आगे हम लोग इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध इसमें दो प्रकार के, R और एक स्मॉल r। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध की अगर बात करेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे R प्लस स्मॉल r से बनेगा। और अगर कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कुल विद्युत वाहक बल वो यहाँ पे E आएगा, क्योंकि इसमें एक ही सेल लगा है, इस परिपथ में एक ही सेल लगा है। तो जो उस सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल होगा। तो यहाँ पे हम लोग धारा का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर I इक्वल में बताएंगे तो V के लिए यहाँ पे कुछ विद्युत वाहक बल काम कर रहा है, E आएगा, और अपॉन में R के स्थान पे यहाँ पे आएगा R प्लस V आएगा। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे समीकरण 2। अभी देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों किसके बराबर है, I के बराबर में है। तो यहाँ पे नोट करेंगे समीकरण 1 व 2 से, और क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। या फिर ये कहे कि यहाँ से ये मान यहाँ रखेंगे तो V के अपॉन में R आएगा, इक्वल में E, और अपॉन में आ जाएगा R प्लस स्मॉल r। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, R और स्मॉल r का मल्टीप्लाई V से होगा तो V और ब्रैकेट में आएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इक्वल में R का E से करना है तो ये बनेगा RE। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे VR प्लस V स्मॉल r इक्वल में RE। अभी देखिए अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, स्मॉल r की। तो ये कैपिटल R जो होता है इसको बराबर से इधर लाना है। तो V डॉट में R इक्वल में कैपिटल RE माइनस VR आएगा। यहाँ से हम लोग R कॉमन लेंगे, कैपिटल R कॉमन लेंगे तो ये E माइनस V बनेगा। अभी ये V जो है इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, बटे में आएगा, और इसके ब्रैकेट में नोट करना है इसको। तो R इक्वल में आएगा कैपिटल R और ब्रैकेट में E
माइनस वी के अपॉन में वी आएगा। यहाँ पे अगर एलसीएम अलग अलग करते हैं तो आर इक्वल में बनेगा कैपिटल आर और ब्रैकेट में बनेगा ई के अपॉन में वी आएगा माइनस, यहाँ पे वी के अपॉन में वी नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही क्या रहेगा, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है, वो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक का ना पूछते हुए इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर, उसके विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। क्या पूछ सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, उसके विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो भी हम लोगों को यही डेरिवेशन वहाँ पे नोट करना रहेगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।